हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत बेसिक बातें करने जा रहे हैं। हम लोग ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ओम्स लॉ आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। ओम्स लॉ होता क्या है? सपोज करें कि अगर हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है, सपोज करें कि हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है बच्चों। और ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर को अगर हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, कंडक्टर को हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं? एक बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो हमने पिछले क्लास में देखा था कि बैटरी का काम क्या होता है। बैटरी का काम होता है इस कंडक्टर के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का। सपोज करो कि बैटरी जो है वो V पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है कंडक्टर के अक्रॉस। और हमने देखा था कि जब पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट करते हैं, तब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स, या जो हम कहते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन में पॉजिट्रॉन्स, जो है वो एक डायरेक्शन से, मतलब एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं, जिसकी वजह से एक करंट आपका फ्लो करता है I। ये करंट आपका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो देखा गया है कि जब आप इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस, जो बैटरी का जो वोल्टेज है, जो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है सर्किट में, कंडक्टर में, इस पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है इस बैटरी की वजह से, अगर इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कंडक्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस चेंज करते हैं, तो करंट की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। क्यों? देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस V जो आपका है वो होता है इक्वल्स टू E/L, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी चेंज होगी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी। पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स चेंज हो जाएगा। फोर्स चेंज होने की वजह से चार्जेस जो है जिस रेट के साथ फ्लो करेंगे वो रेट चेंज हो जाएगा। रेट जब चार्जेस के फ्लो का चेंज हो रहा है, यानी करंट आपका चेंज होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को जब आप चेंज करेंगे तो ऐसा देखा गया है कि इस कंडक्टर के अक्रॉस जो करंट है वो चेंज हो जाता है। जीएस ओम वाज साइंटिस्ट, जीएस ओम ने 1828 में लॉ दिया था, ठीक है। उन्होंने कहा था कि किसी भी एक कंडक्टर के अक्रॉस, उसके एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग अक्रॉस द कंडक्टर। यानी पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के अक्रॉस अगर आप इंक्रीज करते हैं तो करंट आपका इंक्रीज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप डिक्रीज करते हैं तो करंट आपका डिक्रीज होगा। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, अगर इसे हम हटाएं तो एक कांस्टेंट आता है। ये कांस्टेंट आपका, इसे R सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से उसके थ्रू जो चार्जेस फ्लो करते हैं, उस चार्ज के फ्लो को वो अपोज करता है। आपने देखा था ना, आयंस प्रेजेंट होते हैं जो कि कोशिश करते हैं कि चार्ज फ्लो ना करे, टकरा कर उसे वापस भेजना चाहते हैं। तो रेजिस्टेंस कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से वो अपने थ्रू ही फ्लो करने वाले चार्जेस के फ्लो को अपोज करता है। और ये जो इक्वेशन आपका आया है V इज इक्वल टू R इंटू I, या फिर V इज इक्वल टू I इंटू R, आप जो कहना चाहें, इसे हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं। इस इक्वेशन से आप लिख सकते हैं R इज इक्वल टू V/I। सो यूनिट क्या है? V आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका यूनिट होता है वोल्ट, और I करंट है, इसका यूनिट होता है एम्पियर। तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट है वोल्ट पर एम्पियर, जिसे हम लोग ओम कहते हैं और इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ओम्स लॉ हमें बताता है कि किसी भी एक सर्किट के अक्रॉस अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है? कुछ ना कुछ करंट आपका फ्लो करता है, और वो करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी दोनों एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना करंट आपका फ्लो करेगा। और यहां पर जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी हटाकर एक कांस्टेंट लिखा, ये कांस्टेंट आपका रेजिस्टेंस है, जो कि जिसका ऐसा यूनिट ओम होता है। ओम को हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, यहां पर देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि रेजिस्टेंस जो है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? एक पोटेंशियल डिफरेंस और एक करंट के ऊपर। यहां इस इक्वेशन से दिख रहा है ना कि रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रेजिस्टेंस करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन एक्चुअल में रेजिस्टेंस इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं।
इन दोनों में से किसी भी फैक्टर के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ऑन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? ऑन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, यानी उसके लेंथ, उसके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है ऑन मटेरियल ऑफ कंडक्टर। किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है ऑन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, यानी उसके लेंथ, उसके एरिया के ऊपर, और दूसरा वो किस मटेरियल का कंडक्टर बना हुआ है उसके ऊपर उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। यहां पर हालांकि दिखने में लग रहा है कि V और I दोनों के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में रेजिस्टेंस ना तो V के ऊपर डिपेंड करता ना तो I के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए V को डबल करेंगे I डबल हो जाएगा, तो V को 2V कर दीजिए, I को 2I कर दीजिए, 2 कैंसिल हो जाएगा, तब भी V अपॉन I यानी R आपका सेम ही रहेगा। तो रेजिस्टेंस ना तो V के ऊपर डिपेंड करता ना तो I के ऊपर डिपेंड करता है, ये डायमेंशन ऑफ कंडक्टर और मटेरियल ऑफ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। और देखा गया है कि रेजिस्टेंस जो है, मैं बिना प्रूफ के आपको बता रहा हूं अभी फिलहाल, प्रूफ इसका हम देखेंगे जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे, तो वहां इकट्ठे हम लोग प्रूफ देखकर और रेजिस्टेंस के लिए हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे, रेजिस्टिविटी के लिए सब कुछ निकालेंगे। अभी फिलहाल हम लोग प्रूफ नहीं देख रहे हैं। तो रेजिस्टेंस जो है, इट इज सीन कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर आप कंडक्टर के लेंथ को डबल कर देते हैं या इंक्रीज कर देते हैं तो रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज होता है, और लेंथ को अगर आप डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज होता है, और सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। इसलिए रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये एरिया नहीं बल्कि क्रॉस सेक्शन एरिया है, यानी ये जैसे अगर सपोज करें कि ये कंडक्टर है, तो इसका फ्रंट पोर्शन जो है, इसका जो एरिया आपको नजर आ रहा है इस फ्लैट पोर्शन का, यही उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इन दोनों को आप कंबाइन करते हैं, अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू L बाई A। और अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम लोग हटाते हैं तब हमारा एक कांस्टेंट आता है रो, ठीक है, R इज इक्वल टू रो L बाई A। ये एक कांस्टेंट आता है जहां रो, इसे हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं, और ये डिपेंड करता है ऑन मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑन मटेरियल ऑफ कंडक्टर। यानी अगर मटेरियल कॉपर है तब रो की वैल्यू कुछ और होगी, अगर मटेरियल गोल्ड है तो रो की वैल्यू कुछ और होगी, यानी अलग अलग मटेरियल के लिए रो की वैल्यू अलग होती है। इस वजह से रेजिस्टेंस जो वो अलग होता है। यानी सपोज कर लें कि अगर मैं आपको ये दो कंडक्टर देता हूं, ठीक है, दोनों का लेंथ L, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया A, ये कॉपर का बना है और ये सिल्वर का बना है। अब मुझे बताइए, दोनों में L और A तो सेम है ना, क्या इन दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा या अलग होगा? इन दोनों का रेजिस्टेंस अलग होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो कुछ और है, और इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो कुछ और है, ठीक है। उसी तरीके से सपोज करें कि अगर मैं आपको एक कंडक्टर दे रहा हूं L लेंथ का, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2, ये भी कॉपर है और ये भी कॉपर है। अब रेजिस्टेंस सेम होगा अलग होगा? पहले बताइए, रेजिस्टिविटी सेम होना चाहिए अलग होना चाहिए? रेजिस्टिविटी सेम, क्योंकि मटेरियल सेम है, लेकिन एरिया अलग अलग है ना, इस वजह से रेजिस्टेंस आपका अलग होगा। क्लियर है बात? चलिए, ये तो रही बात। रो रेजिस्टिविटी है जो कि किसी भी एक, जो भी कंडक्टर है वो कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है उस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। इस रो की जो SI यूनिट है वो क्या होनी चाहिए? रेजिस्टेंस का होता है ओम, एरिया को इधर भेजेंगे तो एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और लेंथ को नीचे लाएंगे तो हो जाएगा मीटर। तो ये आपका आ गया इक्वल्स टू ओम मीटर। दिस इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लियर है बच्चों? तो अब आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, याद करिए ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल्स टू I इंटू R। यहां से लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू R की जगह रो L बाई A इंटू I लिख सकते हैं ना। और इसे देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, इसे मैं लिख रहा हूं रो L इंटू J।
जहां जे हमारा क्या है, जे हमारा करंट डेंसिटी, जे हमारा करंट डेंसिटी है आई बाई ए। आई बाई ए क्या है, ये हमारा करंट डेंसिटी। जहां भी आपसे करंट डेंसिटी की बात करेगा आप समझ जाएंगे कि ये करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया कह रहा है। ठीक है, तो देखिए ओम्स लॉ आपका होता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। क्लियर है, V आपका हो गया रो, R आपका होता है रो L बाई ए इंटू आई। अब I बाई ए को मैंने करंट डेंसिटी J लिख रखा है। ठीक है, इसको, इस डायग्राम को मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, तो करंट डेंसिटी हमारा क्या बच्चों, I बाई ए, यानी V हमारा हो गया रो L इंटू जे। V हमारा हो गया किसके बराबर, रो L इंटू जे। और अगर मैं L को इधर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा, V अपॉन L इज इक्वल्स टू रो इंटू जे होना चाहिए। और V अपॉन L क्या होता है, V अपॉन L हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू रो इंटू जे। ये एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब रो आपका क्या है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है वो आपका कंडक्टिविटी होता है। क्या होता है बच्चों, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। यहां से मैं लिख रहा हूं E इज इक्वल्स टू रो इंटू जे। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ये होता है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, यानी कि कंडक्टिविटी को देखिए हम लोग सिग्मा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका होता है इक्वल्स टू 1 अपॉन रो। ठीक है, तो अगर मैं रो को इस साइड भेजूं तो ये हमारा हो जाएगा J इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो इंटू ई। यहां से लिख सकते हैं J इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो की जगह लिखेंगे सिग्मा, तो सिग्मा इंटू ई। ये हमारा हो गया, ये दो फॉर्मूले आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी के बीच में। जिस तरीके से रेजिस्टिविटी जो है वो एक मेजर है कि किसी भी एक कंडक्टर के थ्रू कितने चार्जेस फ्लो कर पाएंगे। जैसे कॉपर में सेम डायमेंशन के लिए अलग अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर सकता है, सिल्वर में अलग, गोल्ड में अलग। उसी तरीके से किसी भी कंडक्टर के थ्रू कितने चार्जेस के क्रॉस सेक्शन के थ्रू फ्लो करने चाहिए, वो उसकी कंडक्टिविटी होती है। कितना अपोज कर सकता है रेजिस्टिविटी, किस एक्सटेंट तक, और किस एक्सटेंट तक वो अलाउ करेगा मूव करने को, वो कंडक्टिविटी। तो जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी कम, जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कम उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए बच्चों। कर लिया बच्चों नोट? ठीक है, तो देखिए 1828 में जीएस ओम ने एक हमें लॉ दिया था जिसे हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं। मजे की बात यह है कि जीएस ओम ने ये लॉ हमें पहले दे दिया, इसका प्रूफ बाद में आया। दिखा है कि यार ये हर मटेरियल के ऊपर फिट बैठ रहा है, तो कुछ कुछ करके और उसको, उसका प्रूफ जो है वो ले आएंगे। उस प्रूफ को भी हम लोग वो देखेंगे हम लोग एक्चुअली में। तो यहां पर जीएस ओम ने 1828 में ओम्स लॉ दिया था। उन्होंने कहा था कि किसी भी एक कंडक्टर के अक्रॉस अगर आप कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, उसकी वजह से करंट फ्लो करता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसलिए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमने लगाया R, जो कि रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस आपका बताता है कि एक कंडक्टर कितना अपोज करता है अपने चार्जेस के फ्लो को। अपोज करता है तभी तो चार्ज फ्लो करते, तो वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गर्म हो जाते हैं। तो R आपका है इक्वल्स टू V अपॉन I, इसके SI यूनिट वोल्ट पर एम्पियर यानी कि ओम के बराबर है। देखने में ऐसा लग रहा है कि R V और I के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन V और I दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करते। डायमेंशन ऑफ कंडक्टर और मटेरियल ऑफ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। देखा है कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर कंबाइन करेंगे तो R हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू L बाई A। और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तब हमारा एक कांस्टेंट आएगा रो, जो कि रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी के SI यूनिट ओम मीटर है। ठीक है, अब अगर सपोज करें कि हमारे पास दो अलग अलग है, कॉपर और सिल्वर वायर है, ठीक है, दोनों का सेम लेंथ है, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है, लेकिन इनका रेजिस्टेंस अलग अलग होगा क्योंकि मटेरियल अलग अलग है। रेजिस्टिविटी मटेरियल के साथ बदलती है, तो इसके लिए रेजिस्टिविटी कुछ और होगी, इसके लिए रेजिस्टिविटी कुछ और होगी। जब रो की वैल्यू अलग अलग है तो रेजिस्टेंस आपका अलग अलग होगा।
उसी तरीके से सेम वायर लिया हमने कॉपर और कॉपर लिया, दोनों केस में रेजिस्टिविटी सेम है, लेंथ सेम है, लेकिन एरिया अलग अलग है, इसलिए रेजिस्टेंस आपका अलग होना चाहिए। इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो देखिए ओम्स लॉ हमारा होता है V इक्वल्स टू I इंटू आर, और R को आपने लिखा है रो एल बाई ए, तो अगर आप यहां पुट कर देंगे तो रो एल बाई ए इंटू आई आ जाएगा। आई अपॉन ए को हमने J लिखा है करंट डेंसिटी, जो कि बताता है कि किसी भी एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू, किसी भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू कितना करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो करंट डेंसिटी है उसकी। तो करंट डेंसिटी हमने लिखा J, तो ये हो गया रो एल इंटू जे, और L को अगर इधर भेज दें तो ये हो जाएगा V बाई एल, और V बाई एल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसलिए E इज इक्वल्स टू रो इनटू जे। और हमने एक टर्म डिफाइन किया कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी होता है 1 बाई रेजिस्टिविटी, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 बाई रो होता है, रो को इधर भेज दिया और इसको 1 बाई रो को हमने सिग्मा लिख दिया। एक चीज आप और लिख लीजिए कि जो ऐसा यूनिट है सिग्मा की, जो सिग्मा की ऐसा यूनिट है वो होता है, जैसे ये आपका हो गया ओम, ठीक है, वैसे ही इसका उल्टा हो जाएगा महो, ठीक है, तो इसकी ऐसा यूनिट होगी महो, और ओम मीटर था ना, तो उल्टा हो जाएगा तो महो पर मीटर, या फिर महो मीटर इनवर्स। इसको ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं, ओम इनवर्स को ही हम लोग महो कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए इसको आप नोट कर लें। एक क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास सपोज करिए कोई एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के थ्रू सपोज करो कि जो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, जो प्रोटॉन्स हैं, जो पॉजिट्रॉन्स हैं, ये आगे की तरफ फ्लो कर रहे हैं, एक सेकेंड में, एक सेकेंड की बात की हुई है, ठीक है, एक सेकेंड में जो पॉजिट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं वो आपका है 1 इंटू 10 रेज टू द पावर 18 नंबर्स। नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन आपको दिया हुआ है 1 इंटू 10 रेज टू द पावर 18 नंबर, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स आपके हैं, वो आपका है 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर 18, ठीक है। अगर हम इसके थ्रू एक बैटरी कनेक्ट करते हैं और इस बैटरी से हम लोग 270 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, तो कितना करंट इस सर्किट के अक्रॉस हमारा फ्लो करना चाहिए, वो करंट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन समझिए कि एक सेकेंड का टाइम आपको दिया गया है, t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। इस एक सेकेंड में किसी भी एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू पॉजिटिव चार्जेस लेफ्ट साइड की तरफ 1 इंटू 10 रेज टू द पावर 18 नंबर फ्लो कर रहे हैं एक सेकेंड में, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर 18 फ्लो कर रहे हैं। 270 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया गया। आपसे कह रहा है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट के अक्रॉस, ये हमें फाइंड करना है। तो एक बार आप ट्राई करें खुद से, कर लिया बच्चों? चलिए देखते हैं इसको। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो पॉज करके आपने कर लिया है। तो करंट हमारा होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, और चार्ज हमारा होता है n इंटू ई। ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, Q इज इक्वल टू n इंटू ई। सारे जो चार्जेस हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जो कि किसी भी एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू पास कर रहे हैं वो कितने हैं। देखिए पॉजिटिव चार्जेस इधर फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, और नेगेटिव चार्जेस ठीक इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो देखिए जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तब वो एक दूसरे को एड अप करते हैं। इमेजिन करिए कि इधर भी पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, 10 पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर आ रहे हैं और 10 पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर जा रहा है, तब तो नेट जीरो हो जाता है ना। सेम चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन में जब फ्लो करेंगे तब वो कैंसिल आउट होते हैं, और अपोजिट चार्ज यानी पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट चार्जेस जब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तब एड अप होता है। इस चीज को आप हमेशा इस तरीके के सवाल में दिमाग लगाएंगे कि अगर सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करें या फिर सेम डायरेक्शन में नेगेटिव चार्जेस फ्लो करें तब तो ये ऐड होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है।
ये ऐड होंगे। सेम चार्जेस सेम डायरेक्शन में ऐड होते हैं, सेम चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्जेस हैं या फिर नेगेटिव चार्जेस अगर हो, ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट होंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव यानी अपोजिट नेचर के चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तब ये ऐड होते हैं, उल्टा हो जाता है। ठीक है, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेम डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तब ये सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक, उल्टा हो जाता है। क्लियर है? तो यहां पर चूंकि अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं इसलिए ये दोनों नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका ऐड हो जाएगा। 1 into 10 raised to the power 18 and 1.7 into 10 raised to the power 18। 10 raised to the power 18 कॉमन ले लिया, यहां से n हमारा निकल कर आएगा 2.7 into 10 raised to the power 18। ठीक है बच्चों, ये n हमारा निकल कर आ गया। बस अब क्या चाहिए, I हमारा होता है इक्वल्स टू n। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 2.7 into 10 raised to the power 18 into 1.6 into 10 raised to the power minus 19 डिवाइडेड बाय टाइम हमारा है 1 सेकेंड। यहां से करंट निकल कर आ जाएगा 2.7 into 1.6, 27 into 16 करके देख लीजिए। 6 7 42, कैरी ओवर 4, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 27 यानी 2, 13 का 3, कैरी ओवर 1, 4, 4.32। ये करंट आपका आ जाएगा इक्वल्स टू 4.32 into 10 raised to the power minus 1 एम्पियर। आया बच्चों? अब सपोज करिए अगर अगले स्टेप में आपसे रेजिस्टेंस पूछता कि बताओ भाई इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है, तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस आपने दे रखा है 270 वोल्ट। ठीक है, और जो करंट आपका है इसको मैं पूरा लिख रहा हूं 2.7 into 1.6 into 10 raised to the power minus 1 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, R is equals to V upon I होता है। ठीक है, V की वैल्यू है 270 और ये आपका है 2.7 into 1.6 into 10 raised to minus 1 को ऊपर भेज देंगे तो into 10 हो जाएगा। अब इसको भेजिए तो ये 100 हो जाएगा, ये कट कट 10 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस आपको कितना होगा 10 into 100 यानी 1000। 1000 को क्या लिख सकते हैं, चलिए 10 into 100 ही लिखते हैं, 10 into 100 और 1.6 को डिवाइड कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा 6.2 into 25 into 10 raised to the power, यानी कि रेजिस्टेंस आपका आ गया 625। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लें। एक सवाल मैं आपको दूंगा इस तरीके का, उसको आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए एक सवाल है आपके घर पे करने के लिए। ये क्वेश्चन है बच्चों के, आपके पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में 3 into 10 raised to the power 12 पॉजिट्रॉन इस डायरेक्शन में और 2 into 10 raised to the power 12 इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, यानी दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। तो याद करिए हमने क्या डिस्कस किया था, जब सेम डायरेक्शन में अपोजिट नेचर के चार्जेस फ्लो करते हैं तभी एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो नेट निकालने के लिए इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेट चार्ज आ जाएगा, टाइम आपके पास है, E की वैल्यू आपको पता है, तो NE अपॉन T से आप करंट निकाल लेंगे और फिर रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। चलिए इसको आप ट्राई करिएगा, खुद से नोट कर लें। अगला सवाल है बच्चों कि एक कॉपर वायर है, ठीक है, एक कॉपर वायर है, इसका जो रेडियस है, ठीक है, इस कॉपर वायर का जो रेडियस है, क्रॉस सेक्शन एरिया का रेडियस वो है 0.1 मिलीमीटर और इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 1000 ओम। ठीक है, और इसे हमने कनेक्ट कर रखा है 20 वोल्ट के पावर सप्लाई से, यानी 20 वोल्ट के बैटरी से। ठीक है, ध्यान समझिएगा, हमारे पास एक कॉपर वायर है, जिस कॉपर वायर का रेडियस, यानी ये रेडियस आपको गिवन है,
0.1 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर का मतलब 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर, और रेजिस्टेंस 1000 ओम के बराबर है। इस कॉपर वायर को हमने एक 20 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। आपसे कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड पर सेकेंड। पर सेकेंड का मतलब टाइम दे रखा है 1 सेकेंड। पहला पार्ट आपसे कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन यानी n पूछ रहा है आपसे, और दूसरा आपसे पूछ रहा है करंट डेंसिटी। तो मैंने आपको सिखाया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वो करंट के फॉर्मूला में आता है I इज इक्वल्स टू NE अपॉन T। T आपको गिवन है, E आपको पता है। अगर I आप किसी तरीके से निकाल लेते हैं, ठीक है, तो वहां से आप N निकाल लेंगे, एरिया रेडियस से निकाल लेंगे करंट डेंसिटी। एक बार ट्राई करें खुद से। कर लिया बच्चों? चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहली बात तो कि आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। तो पहले पार्ट का सॉल्यूशन, I का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू N इंटू E अपॉन T होता है। तो यहां से N का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? I इंटू T अपॉन E। T हमें गिवन है 1 सेकेंड, E की वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10⁻11। अगर हम I निकाल लें तो N हमारा निकल कर आ जाएगा। अब I कैसे निकालें? I निकालने का फॉर्मूला क्या है? I होता है Q बाई टी। भाई ये तो यही फॉर्मूला है। और क्या फॉर्मूला होता है I के लिए? V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। तो यहां से I क्या हो जाएगा? V बाई आर। V आपको कितना गिवन है? 20। R कितना गिवन है? 1000। करंट कितना हो गया? 0.02 एम्पियर। अब N आपका निकल कर आ जाएगा। N की वैल्यू कितनी होगी? I आपका है 0.02 इंटू T की वैल्यू है 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन 16 इंटू 10⁻⁻⁹। देखिए ये डेसिमल अगर आप हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा बच्चों। ये तो बहुत बेसिक है, बचपन में सीखा था। यहां से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा। चलिए कट गया। ये आपका हो गया इक्वल्स टू 1/8 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू 10⁻⁸। ये आपका ऊपर चला जाएगा 10⁻18 हो जाएगा। 10⁻18 को मैं लिख रहा हूं 10 इंटू 10⁻17। ठीक है, तो 10 को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 1.25 इंटू 10⁻17 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा आपसे पूछ रहा था करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा है बच्चों आपने? करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताइए? करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है J इज इक्वल्स टू I बाई A होता है, या एक और फॉर्मूला था E इज इक्वल्स टू रो इंटू J, लेकिन ये यहां पर गिवन नहीं है। I आपका है 0.02 और एरिया आपका है 0.1 इंटू 10⁻⁻³ है ना। इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन 1। 10⁻³ ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻³ यहां से डेसिमल हटाया तो ऊपर हो गया 10, यहां से डेसिमल हटाया तो नीचे हो गया 100। ठीक है, ये देखिए क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 2000 अपॉन 10, यानी कि करंट डेंसिटी आपका है 200। अच्छा, करंट डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? करंट का यूनिट है एम्पियर और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, एरिया पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए। बच्चों एक मिस्टेक हो गई है। करंट डेंसिटी जो हमने फाइंड किया था वो गलत फाइंड कर लिया है। करंट डेंसिटी हमारा होता है I बाई A। I हमारा है 0.02 एम्पियर। एरिया हमें नहीं गिवन था, हमें रेडियस गिवन था, राइट? जो आपको 0.1 मिलीमीटर था वो रेडियस था, नॉट एरिया। तो एरिया हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस कितना था? देखिए रेडियस आपका था 0.1 इंटू 10⁻⁻³ ये डेसिमल हटाइए, नीचे गया 10, यानी रेडियस आपका हो जाएगा 10⁻⁻⁴।
-4। आई होप 0. हाँ ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 10⁻⁴ होता है ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो अब आप इसको फाइंड कर लीजिए, 0.02 अपॉन पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, ये ऊपर जाकर आपका हो जाएगा 0.02 इंटू 10⁻⁸ को लिखेंगे 10⁻² इंटू 10⁻6 अपॉन 3.14। तो ये आपका हो जाएगा 2, 0.2 इंटू 10⁻², ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻6 अपॉन 3.14। ठीक है, एक 10 और देते हैं इसको, तो इसको हो जाएगा 20 इंटू 10⁵ अपॉन 3.14। तो ये लगभग हो जाएगा 6 इंटू 10⁵ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको करेक्ट कर लें, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मेरे से। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये आप घर पे करेंगे ट्राई। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक कॉपर वायर है। ठीक है, एक कॉपर वायर है, जिस कॉपर वायर का क्रॉस सेक्शन का रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। इसकी जो लेंथ है वो आपको गिवन है 2 मीटर। ठीक है, 5 इंटू 10⁻12 नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में इस कॉपर वायर के थ्रू फ्लो कर रहा है, और जो कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी है वो 1.7 इंटू 10⁻⁻8 है। तो एक तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। V इज इक्वल टू E इंटू एल। देखिए E अगर आप पता कर लिया, L पता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। E निकालना है आपको। अब E आप किस तरीके से निकालेंगे ये आप सोचेंगे, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला हमारे पास एक तो है E इज इक्वल्स टू V/L, या फिर फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू रो इंटू जे। तो देखिए रो तो आपको गिवन है, जे अगर आप निकाल लें, और जे क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट अगर आप निकाल लें, रेडियस गिवन है क्रॉस सेक्शन का, तो एरिया निकल जाएगा। करंट निकालना मैंने सिखाया है इस केस में, निकाल कर अगर आप पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आप इसको खुद से ट्राई करेंगे, नोट कर लें। चलिए, एक सवाल है बच्चों कि एक वायर है ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम। ठीक है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, कह रहा है इज स्ट्रेच्ड thrice its original length। ठीक है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, उसे हमने कितना स्ट्रेच किया, उसके ओरिजिनल लेंथ से 3 टाइम्स स्ट्रेच कर दिया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस, फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस, या पहले फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टिविटी, और दूसरा में है कि फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस, फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस। चलिए इस सवाल को देखते हैं कैसे करना है, फिर एक सवाल में आपको दूंगा यहीं पे करने को, फिर एक सवाल आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसके सॉल्यूशन को जरा देखिए। देखिए मैं आपको एक वायर दे रहा हूं, ठीक है, उस वायर को आपने स्ट्रेच कर दिया या उसको आपने मेल्ट करके दूसरे शेप में बना लिया। कोई एक ऐसी चीज है जो आपकी कांस्टेंट रहेगी, क्या कांस्टेंट होनी चाहिए? कांस्टेंट है वॉल्यूम। एक वायर को अगर आप पकड़कर खींचते हैं तो लेंथ बढ़ रहा है, उसका एरिया कम हो रहा है, लेंथ इंटू एरिया वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जो है उसका कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, तो ओरिजिनल वायर की अगर हम बात करें बच्चों, ओरिजिनल वायर की अगर हम लोग बात करें तो ओरिजिनल वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है? रो एल बाई ए। ये तरह रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाई ए। मान लेते हैं कि इसका जो ओरिजिनल लेंथ है, इसका जो ओरिजिनल लेंथ है वो एल है, ओरिजिनल एरिया जो है
वो रो है, और जो इसकी रेजिस्टिविटी, सॉरी इसका एरिया ए है, रेजिस्टिविटी रो है, तो इसका रेजिस्टेंस जो रो एल बाई ए हो जाएगा बच्चों। अच्छा, अब इसी वायर को हमने स्ट्रेच किया है, हमने वायर तो नहीं बदला, हमने मटेरियल तो नहीं बदला है, तो अगर हम मटेरियल को चेंज नहीं करते हैं तो क्या रेजिस्टिविटी हमारी चेंज होगी? तो रेजिस्टिविटी हमारी चेंज नहीं होगी। तो रेजिस्टिविटी क्या, अगर न्यू रेजिस्टिविटी अगर पूछेगा तो आप कहेंगे कि वही रेजिस्टिविटी है जो कि ओरिजिनल रेजिस्टिविटी है। क्यों भाई, रेजिस्टिविटी क्यों चेंज? और वायर को तो हम स्ट्रेच कर रहे हैं भाई, वायर को आप लाख स्ट्रेच कर लो, मेल्ट कर दो, जला दो, कुछ भी कर दो, वायर की जो रेजिस्टिविटी है वो उसके मटेरियल पर डिपेंड करेगी। आपने क्या वायर बदल दिया है, दूसरे मटेरियल का वायर लाया नहीं ना, तो इसीलिए जब वायर सेम मटेरियल का है तो रेजिस्टिविटी भी आपकी सेम मटेरियल की रहेगी। यानी आपसे रेजिस्टिविटी के बारे में पूछ रहे हैं, रेजिस्टिविटी विल रिमेन द सेम। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब कह रहे न्यू रेजिस्टेंस फाइंड करने को। मान लो कि आफ्टर स्ट्रेचिंग, मान लेते हैं कि आफ्टर स्ट्रेचिंग जो लेंथ है उसको मैं एल डैश कह दे रहा हूं, जो क्रॉस सेक्शन एरिया नया बना है उसको मैं ए डैश कह दे रहा हूं। ठीक है, तो लेंथ क्या कह रहा है, थ्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, यानी कि ओरिजिनल लेंथ एल था तो अब ये 3L हो गया। तो एरिया कितना होना चाहिए बच्चों, एल लेंथ और एरिया ए, तो वॉल्यूम जो है ओरिजिनल वॉल्यूम और स्ट्रेच करने के बाद वॉल्यूम दोनों बराबर होने चाहिए ना। ओरिजिनल वॉल्यूम था ए इंटू एल, अब स्ट्रेच करने के बाद क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एरिया ए डैश, लेंथ 3L, एल से एल कट गया, यानी न्यू एरिया क्या हो जाएगा, ए अपॉन 3। ठीक है, तो न्यू एरिया हमारा आ गया बच्चों ए अपॉन 3। तो जो न्यू रेजिस्टेंस है आर डैश वो क्या होना चाहिए, रो इंटू एल डैश अपॉन ए डैश, यानी कि रो इंटू एल की जगह लिखेंगे 3L अपॉन एरिया की जगह लिखेंगे ए बाई 3। ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू रो एल बाई ए होना चाहिए। और रो एल बाई ए देखिए क्या है हमारा ओरिजिनल रेजिस्टेंस वायर का, तो जो न्यू रेजिस्टेंस है वो 9 टाइम्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। इस क्वेश्चन में एक ही चीज सीखने को था कि आप वायर को स्ट्रेच कर दें, मेल्ट करके दूसरे शेप में बना दें, रेजिस्टिविटी जो वायर की है वो चेंज नहीं होगी और वॉल्यूम जो वायर का है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर एक सवाल आप करेंगे अभी। एक जनरल प्रॉब्लम है बच्चों, इसको आप कर लेंगे तो कितने भी 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7 टाइम्स जो भी दे रखा है उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है अ वायर it is stretched n times its original length, रेजिस्टिविटी तो चेंज नहीं होगा, हम सीख चुके हैं। फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर। इससे आपको एक फॉर्मूला दिख जाएगा। चलिए आप इस क्वेश्चन को करें खुद से। कर लिया बच्चों, वीडियो पॉज करके चलिए देखते हैं इसको। तो 2 हिस्सों में बांट देंगे इस सवाल को, एक तो ओरिजिनल वायर की बात करेंगे, एक बार आप मैच कर लीजिएगा सॉल्यूशन, और एक स्ट्रेच्ड वायर की बात करेंगे। ठीक है, ओरिजिनल वायर में मान लेते हैं कि जो लेंथ है वायर का वो L है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A है, और जो रेजिस्टिविटी है रो है। ठीक है, तो जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा रो एल बाई ए। ठीक है, अच्छा स्ट्रेच्ड वायर में जो लेंथ है उसे हम मान लेते हैं एल डैश, क्रॉस सेक्शन एरिया को मान लेते हैं ए डैश,
और रेजिस्टिविटी को मान लेते हैं, कितना मान लें, रो डैश मान लें। क्या रो डैश मानने की जरूरत है भाई, मटेरियल जब सेम है तो रेजिस्टिविटी भी हमारा सेम होगा, रो ही मानेंगे। ठीक है, तो अब जो न्यू रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, रो इंटू एल डैश अपॉन ए डैश। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि वायर को हमने एन टाइम्स स्ट्रेच कर रखा है, यानी कि न्यू लेंथ जो वो एन इंटू एल होगा। और साइड में एक चीज हम लोग करेंगे कि ओरिजिनल वॉल्यूम और स्ट्रेच होने के बाद वॉल्यूम बराबर होते हैं। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, ए इंटू एल, और स्ट्रेच वॉल्यूम क्या है, ए डैश इंटू एल डैश। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा ए इंटू एल इज इक्वल टू ए डैश इंटू एल डैश की जगह लिख सकते हैं एन इंटू एल, एल से एल कट गया। तो जो न्यू एरिया है ए डैश वो क्या हो जाएगा, ए अपॉन एन के बराबर। न्यू एरिया आपका आ गया ए अपॉन एन। जरा पुट करके देखते हैं, रो इंटू एल डैश की जगह लिखेंगे एन इंटू एल, अपॉन ए डैश की जगह लिखेंगे ए अपॉन एल। एन ऊपर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों, एन स्क्वायर इंटू रो एल बाई ए, और रो एल बाई ए हमारा क्या है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर, यानी आर डैश हो गया आपका एन स्क्वायर इंटू आर। यानी अगर आप 3 टाइम्स स्ट्रेच किया, देखिए हमने एन स्क्वायर यानी 9 मिला था, 5 टाइम्स स्ट्रेच करेंगे तो एन स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी 4 मिलेगा। अगर हाफ टाइम्स स्ट्रेच करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 टाइम्स मिलेगा। इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आ जाए तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे बेस्ड आप वैल्यू पुट करके और फाइंड कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के बजाय। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन आपको घर पे करने के लिए मैं दे रहा हूं। थोड़ा सा हट के सवाल दे रहा हूं लेकिन आप कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि अ सिलिंड्रिकल वायर इसको आप नोट करना है, इज स्ट्रेच्ड बाय 10%, find new resistance and fractional change in resistance and fractional change in resistance। देखिए फ्रैक्शनल चेंज का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो आपका होता है स्ट्रेच होने के बाद जो रेजिस्टेंस है माइनस जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस था डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है इनटू 100। ठीक है, बात क्लियर है? आपके 70 नंबर थे, 77 आ गए, 10% का इंक्रीमेंट हो गया, तो 77 माइनस 70 यानी कि 7 अपॉन 70 यानी 1/10 इंटू 100 10%। ठीक है, ये फ्रैक्शनल चेंज। तो आर डैश अगर आप निकाल लेंगे तो पुट करके फ्रैक्शनल चेंज निकाल लेंगे। अब आर डैश क्या होगा ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आर डैश क्या होगा। आर डैश क्या है, आप इसको स्ट्रेच कर रहे हैं 10% यानी कि लेंथ इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो ओरिजिनल लेंथ प्लस 10% ऑफ, सॉरी नॉट रेजिस्टेंस, लेंथ। जो लेंथ है, जो न्यू लेंथ है वो आपका हो जाएगा ओरिजिनल लेंथ प्लस 10% ऑफ ओरिजिनल लेंथ। तो 10% का मतलब क्या हो गया, 10/100 यानी 1/10, तो L प्लस 1/10 इंटू एल, L प्लस 1/10 इंटू एल, ये आपका हो जाएगा 11/10 एलसीएम लेकर। तो न्यू लेंथ आपका 11/10 हो गया, यानी कि n की वैल्यू आपकी 11/10 है। ठीक है, 11/10 टाइम्स हमने इसको स्ट्रेच कर दिया। अब आप इसको खुद से सॉल्व कर लेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। आप तब तक इस सवाल को कर लें।